नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेपटी कमीशन 2019 का जीके पार्ट 2। एक पार्ट इसका बना चुका हूं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर करने का मतलब ये कि अगर आप उसका इवेल्यूशन करेंगे तो आपको उसका पैटर्न भी पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। अगर कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। महात्मा गांधी गहरे रूप से किसके लेखन से प्रभावित हुए थे? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर एग्जाम में महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। महात्मा गांधी से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो एग्जाम से पहले हम इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे। जितने भी महात्मा गांधी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो जैसे ही जेपीटी कमीशन का जो जितने भी जीके पूछे क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट होते हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा और साथ में मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। महात्मा गांधी गहरे रूप से किसके लेखन से प्रभावित हुए थे? तो इसमें से आपको बताना कि राइट आंसर क्या है। तो इसका होगा लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी इस लेखन से प्रभावित हुए थे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्य का समावेश किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो पॉलिटिकल को भी आप अच्छे ढंग से पढ़ें। हर एग्जाम में 15 या 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्य का समावेश किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो ये हुआ था 42A अमेंडमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर 73 की बात करें तो इसमें क्या हुआ था? इसमें पंचायती राज में संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या प्रकृति बाध्य योग्य है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना आपको। निम्न में से क्या प्रकृति बाध्य योग्य है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगर जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी बात करें तो ये किस भाग में रखा गया है? इन्हें ये 4 भाग में। इसे भी आप याद रखें। अगर कौन से अनुच्छेद के तहत इसकी वो होती है रखा गया इसे, तो ये इसे रखा गया है 36 से लेकर 51 तक। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए आपके आर्यलैंड से। आर्यलैंड से लिए गए हैं। और आर्यलैंड से और क्या लिए गए तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो राष्ट्रपति के निवार चिन्ह होते हैं वो वहाँ से लिए गए हैं। अगर राज्यसभा के सदस्यों का निवार चिन्ह भी, जो राज्यसभा के जो वोट वगैरह होते हैं वो भी वहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। तो इसे भी आप याद रखें। अगर मूलभूत कर्तव्य की बात करें तो जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार आपके लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और क्या लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से? प्रस्तावना। प्रस्तावना ली गई है। और जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गया है। अगर और बात करें तो मौलिक अधिकार से और क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन। जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है वो भी रूस से लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसमें से आपको बताना है कि जो राष्ट्रपति की
बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसकी है कोई सीमा नहीं। तो अगर इसकी जब राष्ट्रपति बनना तो इसकी कम आयु क्या होनी चाहिए? तो वो 35 होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत के राष्ट्रपति का गठन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो होता है 52। इसे भी आप याद रखें। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो भारत के राष्ट्रपति है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो वो दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसे भी आप याद रखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। ऑप्शन को ध्यान से देखें और जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। अधिकतम संख्या यहाँ पे पूछी गई आपकी अधिकतम संख्या, तो बी ऑप्शन इज राइट 250। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 245। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो राज्यसभा का गठन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाता है, तो वो किया जाता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 80 अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसका कार्यकाल कितना होता है, इसके कार्यकाल के बारे में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। 6 साल का कार्यकाल होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसके कितने तिहाई सदस्य वो नियुक्ति कर लेते हैं, तो जैसे 2 साल पूरे होते हैं तो 1/3 सदस्य बदले जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी है, तो 30। इसे भी आप याद रखें। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो 6 साल का कार्यकाल होता है, 2 साल के बाद 1/3 सदस्य ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से देखें। जैसे जेबीटी कमीशन का जीके पार्ट पूरा होगा तो आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया जाएगा साथ में, और साथ में उसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और साथ में मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा। तो आज चलते हैं मोटिवेशन की तरफ। बोलता है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी आप फॉर्म भर देते हैं तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, तभी आपको अपनी मंजिल मिलेगी। अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो आपको अच्छे से स्टडी करनी होगी। तभी बोलते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, टाइम से स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ना तो आपको अपनी मंजिल मिलेंगी। तो इसलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, लगातार कीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो डी ऑप्शन इज राइट। तो इनमें से कोई नहीं, तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसकी? राज्यपाल की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के समीप है? तो जल्दी से इसका आपको बताना है कि जो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के समीप है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। ऐसा कौन सा ग्रह है वो सूर्य के समीप है? तो इसका होगा मंगल। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। जब मैंने जियोग्राफी की एक वीडियो डाली थी तो उसमें विस्तार से सब कुछ बताया कि कौन सा ग्रह है, कितने ग्रह हैं, उसके बारे में विस्तार से बता दिया है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादल तैरते हैं, इसका कारण है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। वायुमंडल में बादल तैरते हैं, इसका क्या कारण है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका कारण है कम घनत्व। वायुमंडल में जैसे बादल तैरते हैं तो वो कम घनत्व के कारण बादल तैयार
तैरते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सीमा से निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक लंबाई तक लगा हुआ है? तो इसमें से आपको बताना है कि जो ऐसा कौन सा देश है जिसका सर्वाधिक लंबाई है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको टीजीटी का जो आपका मैंने पुराना क्वेश्चन पेपर करवाया था 2019 का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस सीमाओं से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए आने वाले एग्जाम के लिए। तो ए ऑप्शन इज राइट, बांग्लादेश। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है? लक्षद्वीप कहाँ पर है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके जियोग्राफी के, तो अच्छे से पढ़ें। और जितने भी आपके हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब की खाड़ी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो इसका राइट आंसर बताएं। तो सी ऑप्शन इज राइट, अरब सागर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर में किस नदी का पानी आता है? जो इंदिरा गांधी नहर है उस नदी से किसका पानी आता है? तो सतलुज, ब्यास, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा सतलुज से भी आता है, ब्यास से भी आता है, तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन के जंगल कहलाते हैं? तो जल्दी से इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो सुंदरवन है वो जंगल क्या कहलाते हैं? तो यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि सुंदरवन में अधिकतम वर्षा कितनी होती है, वनों का जो अधिकतम वो है वो कितना होता है, कितने मिलीलीटर वर्षा होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका होगा बी ऑप्शन राइट, ग्रहण वन। सुंदरवन के जंगलों के क्या कहते हैं? ग्रहण वन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नकदी फसल निम्न में से कौन सी है? तो इसमें से आपको बताना है कि जो भारत की नकदी फसलें है वो इसमें से कौन सी है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो वो है प्याज। अगर नकदी फसल की बात करें तो फसल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में। अगर हम बात करें रबी की फसल, तो रबी की फसल कब बोई जाती है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर और नवंबर में। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रबी की फसल कब काटी जाती है, तो वो काटी जाती है आपकी मार्च और अप्रैल में। अगर आपसे पूछा जाए कि रबी की कौन कौन सी फसलें हैं, तो आप बता सकते हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों, आलू, राई। तो ये बता दी मैंने आपको रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। अगर बात करें खरीफ की फसल, तो ये कब बोई जाती है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, बताओ आप मुझे, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो ये बोई जाती है आपकी जून जुलाई में बोई जाती है। और कब काटी जाती है? नवंबर एंड दिसंबर में खरीफ की फसल काटी जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन सी खरीफ की फसलें हैं, तो उसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। अगर धान पूछा जाए तो धान किसकी फसल है? खरीफ की फसल। अगर गन्ना पूछा जाए तो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। तिलहन भी खरीफ की फसल है, ज्वार भी खरीफ की फसल है। अगर बाजरा पूछा जाए कि ये किसकी फसल है, तो ये आपकी खरीफ की फसल। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मक्का किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल बता सकते हैं आप। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कपास किसकी फसल है, तो खरीफ की फसल है। तो इतने सारे क्वेश्चन बता दिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे और हम ऐसे ही वीडियो आपको लेकर आते रहें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा एक उदाहरण है। तो ये जितने भी आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। मुद्रा एक उदाहरण है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका होगा बी ऑप्शन इज राइट, तैरती पूंजी मुद्रा एक उदाहरण है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें से आपको बताना है कि अगर आपने अकाउंटेंसी के बारे में जानकारी होगी तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका होगा आबकारी शुल्क एक प्रत्यक्ष कर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन,
पादप जीवों से इस रूप में भिन्न है कि इनमें, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भिन्न है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो ये साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आपके कमीशन में, तो अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। तो इसका होगा स्थानिक संवर्धन होता है पादप जीवों में, इसमें ये भिन्न है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, चाहे आपका टीजीटी कमीशन हो चाहे हिमाचल का कोई भी एग्जाम हो, रोग से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आप उन्हें पढ़ के जाइए आने वाले एग्जाम में, ताकि आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। टाइफाइड, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, मलेरिया। तो इससे होता है सामान्य सर्दी जुकाम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस नागफनी संदर्भित है। तो इसमें से आपको बताना है कि कैक्टस नागफनी किससे संदर्भित है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कैक्टस नागफनी संदर्भित है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो ये है जीरोफाइट से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईंधन कम से कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ईंधन है जो कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। कैरोसिन, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन। तो ये करता है हाइड्रोजन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सामान्य स्तनधारी है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सामान्य स्तनधारी है। हाथी, सिंह, मानव, पैंथर, तेंदुआ। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका होगा मानव, ये सबसे सामान्य स्तनधारी है। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट की, आज ओनली 6% ही ऑनलाइन आए थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप जो HPGK की वीडियो डाल रही है वो हम नहीं डालेंगे। अगर जितने ज़्यादा लाइव आएंगे तभी मज़ा है वीडियो डालने का, अदरवाइज़ कोई मज़ा नहीं है। क्योंकि उसमें आपका ये फ़ायदा है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको करवाए जाएंगे 9 अगस्त तक। 9 अगस्त तक टारगेट रखा है, क्योंकि आपके TGT कमीशन पास है, टेट पास में, और जितने भी आपके HPSSC के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं वो पास में। तो 300 क्वेश्चन का टारगेट रखा है 9 अगस्त तक। तो 12 या 15 क्वेश्चन आपको डेली डाले जाएंगे, और उसके डालने के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा। जैसे आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 9 अगस्त तक, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट लिंक दिया जाएगा, साथ में उसका मॉक टेस्ट दिया जाएगा, साथ में PDF दी जाएगी। तो एग्ज़ाम से पहले आप उस ऑनलाइन टेस्ट को दे के अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। और जितने भी ये ऑनलाइन टेस्ट मैं बना रहा हूँ, आपको एक मेरा ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग के ऊपर जितने भी आपके ऑनलाइन टेस्ट मैंने बनाए हैं वो आपको ब्लॉग के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। और जब मर्जी आप ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके जितने भी ऑनलाइन टेस्ट बने वो आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, चाहे HPGK हो, चाहे गिरिराज हो, चाहे हिमाचल करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो, चाहे जियोग्राफी के क्वेश्चन हो, वो आपको ब्लॉग पे दिए जाएंगे ऑनलाइन लिंक। इन फ्यूचर आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, अपना ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। और मॉर्निंग में 6:30 पर क्लास स्टार्ट की है, तो वहाँ आना ना भूलें। जितने ज़्यादा ऑनलाइन आएंगे उतना मज़ा आता है वीडियो बनाने का। तो कल आज मॉर्निंग में सिर्फ 6 ही पर्सन आए थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।